जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, आज का शीर्षक है कि 9 सितंबर को भारतवर्ष की राजनीति में बहुत बड़ा उलटफेर होने की संभावना है। अब आप कहेंगे कि साहब 9 सितंबर को ऐसा क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे ज्योतिषियों को आपने सुना होगा, एस्ट्रोलॉजर्स को आपने सुना होगा, वो खगोलीय गणना करके बता रहे हैं कि 7 सितंबर से बहुत ज्यादा परिवर्तन होने के योग हैं। देखिए, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, पामिस्ट नहीं हूं। मैं जो कुछ भी कह रहा हूं, एक प्रबंधन के छात्र के रूप में मानवीय संबंध और राजनीतिक मजबूरियां और मानवीय अंतर संबंधों को ध्यान में रखते हुए कह रहा हूं, और इसके संकेत भी मिलने शुरू हो गए हैं। देखिए, पहला संकेत जो मिला है वो संकेत है जो बिहार के अंदर ये इतनी अपेक्षा मेरे ख्याल से शायद किसी ने नहीं की थी। इतना अभूतपूर्व ऐसा रिसेप्शन महागठबंधन के लोगों को मिलेगा। देखिए, आप सब जानते हैं कि बिहार की जो राजनीति है वो जाति के आधार पे निर्धारित है, और जो एमवाई समीकरण है वो पूरी तरह से तेजस्वी यादव के साथ है, और जो सवर्ण वोट है और नीतीश कुमार की वजह से जो अति पिछड़ा वोट है वो एक तरफ हो जाता है, तो जिधर नीतीश कुमार चले जाते हैं उधर चुनाव पलट जाता है। ये आपने पिछले 20 साल से देखा। लेकिन एक नया फैक्टर जिसने पूरे समीकरणों को ध्वस्त कर दिया है बिहार के अंदर और पूरे देश के अंदर, जिसकी किसी ने अपेक्षा नहीं की थी, बल्कि 4 साल पहले तो जिसको राइट ऑफ कर दिया था, और जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई उसके बाद उसमें एक करवट ली, और आज के तारीख में पिछले 15 दिन से जब से ये बिहार के अंदर यात्रा निकली है, जिसमें महागठबंधन के सभी लोग हैं, तेजस्वी यादव हैं, राहुल गांधी हैं, दीपांकर भट्टाचार्य हैं, मुकेश सहनी हैं, और जिस प्रकार का युवाओं का समर्थन इस यात्रा को मिल रहा है, उससे यह संदेश पूरे देश के अंदर चला गया है, सत्ता पक्ष के लोगों को भी और विपक्ष के लोगों को भी, कि जो मुख्य कारण था जिसकी वजह से महाराष्ट्र का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती और उसने एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को किनारे लगा दिया, इररिलेवेंट बना दिया। हरियाणा के अंदर उसने इंडियन नेशनल लोकदल को और जेजेपी को दुष्यंत चौटाला की निरर्थक बना दिया। उड़ीसा के अंदर पटनायक साहब को निरर्थक बना दिया। और जिस प्रकार से ये यात्रा का रिसेप्शन मिल रहा है, तो सत्ता पक्ष के तो कान खड़े हुए हैं, चुनाव आयोग के तो कान खड़े हुए हैं। जितना हल्का वो समझ रहा था कि इसकी प्रतिक्रिया होगी और जनता का सहयोग शायद न मिले, इस यात्रा ने उन सब चीजों को धूमिल कर दिया। अतः इतना ज्यादा जो रिसेप्शन का अंदाजा था, ये मेरे ख्याल से महागठबंधन को भी नहीं था। अच्छा, राहुल गांधी के फैक्टर की वजह से जो परिवर्तन हुआ है सबसे बड़ा, जो जेडीयू का, एक तो नीतीश कुमार का अस्वस्थ रहना, उनके जगह जगह पर जिस प्रकार से उनका व्यवहार दिखा है उसकी वजह से एक जन धारणा बनना कि नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं और मुख्यमंत्री पद पे बैठे रहने योग्य नहीं है, वो, और उसके साथ साथ राहुल गांधी की जो एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ी है, सबसे ज्यादा बढ़ी है, वो तो एक तो युवाओं में बढ़ी है, इररिलेवेंट ऑफ द कास्ट एंड रिलीजन। आप देख रहे हैं कि इस यात्रा के अंदर जो 80% भीड़ है वो युवाओं की है, वो 20 से 30 साल के लोगों की है, और जो हमेशा परिवर्तन करते हैं, चाहे जेपी का आंदोलन हो, चाहे अन्ना हजारे का आंदोलन हो, चाहे कोई भी परिवर्तन का समय है, उसमें युवा बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। और दूसरा, जो नीतीश कुमार का सबसे बड़ा सपोर्ट बेस था, अति दलित और अति पिछड़ा, वो भी राहुल गांधी से आज के तारीख में बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया है। अब सवाल यह है कि जो डिसाइडिंग फैक्टर था नीतीश कुमार का, जो उनका वोट बैंक था अति पिछड़े अति दलितों का, वो राहुल गांधी की तरफ जुड़ने से जो महागठबंधन को उसका फायदा मिल रहा है, और एमवाई के साथ ये करीब 25% वोट जोड़ने का मतलब है कि करीब 57-58% वोट बिहार का महागठबंधन के साथ हो गया है, और करीब 40% वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ रह गया है।
और प्रशांत किशोर जो अपेक्षा की गई थी कि अति दलित दलित पिछड़ों के वोट वो काटेंगे और उससे भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के वोट काटेंगे, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, अब ये पता चल रहा है कि उनका जो भी प्रभाव है वो सवर्ण वोट पे है, अर्बन सेंटर्स पे है, जो भारतीय जनता पार्टी के गढ़ है। तो ये तो देखिए उसकी वजह से क्या हुआ कि पूरे हिंदुस्तान के, पूरे भारतवर्ष के जो सत्ता पक्ष के लोग हैं और विपक्ष के लोग हैं, उनमें हलचल शुरू हो गई। अच्छा, एक भारतीय जनता पार्टी ने और सोचा था कि बड़ी चतुरता का परिचय उन्होंने दिया है। तमिलनाडु के व्यक्ति को जो आरएसएस बैकग्राउंड के हैं और राज्यपाल रहे हैं और अच्छे आदमी हैं, उनको उपराष्ट्रपति पद का कैंडिडेट उन्होंने बनाया, ये सोच के कि ये तमिलनाडु के हैं तो तमिलनाडु से इनको समर्थन मिल जाएगा। लेकिन जो इंडिया गठबंधन ने किया और जिस प्रकार से उन्होंने रेड्डी साहब को, वहां पे जो आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, आंध्र प्रदेश के वकील थे, फिर हाई कोर्ट के जज थे, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनको जब कैंडिडेट खड़ा कर दिया तो पूरा समीकरण और जो एक पूरा एक ऐसा वातावरण बनाया था कि साउथ के वोट जहां पे इंडिया गठबंधन का ज्यादा जोर है उसमें एनडीए अपना सेंध लगाएगा, और नॉर्थ के वोट तो एनडीए के साथ है ही, और आराम से भारतीय जनता पार्टी एनडीए का कैंडिडेट जो है उपराष्ट्रपति बन जाएगा। लेकिन ये पूरी कैलकुलेशन गलत हो गई, क्योंकि जो रेड्डी साहब हैं बेसिकली जब ये वकील रहे, इन्होंने एनटी रामा राव ने जब चंद्रबाबू नायडू को एक प्रकार से उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया, उस समय इन्हीं रेड्डी साहब ने चंद्रबाबू नायडू का बहुत ज्यादा सहयोग किया था और इनके केसेस भी लड़े थे, कई जगह उनकी मदद उन्होंने की है और वकील की तरह। तो चंद्रबाबू नायडू के पास एक ऋण है कि जिसे उन्हें वापस करना है और रेड्डी साहब को उसके लिए उपकृत करना है। तो एक जो डिसाइडिंग फैक्टर, एक बहुत बड़ा वोट है, वो वोट है तेलुगु देशम पार्टी, जो पूरी तरह से इस बात की संभावना है कि 9 तारीख को जब उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होगा तो ये वोट जो एनडीए की तरफ जाना चाहिए था, ये इंडिया गठबंधन की तरफ आ जाएगा। लेकिन क्योंकि ये सीक्रेट वोटिंग है और इसमें व्हिप जारी नहीं होता है और ये दिखा के वोट नहीं पड़ता है, इसलिए किसी को नहीं पता चलेगा किसने किसी को वोट दिया। इसलिए तेलुगु देशम पार्टी में ये बात चंद्रबाबू नायडू ने पब्लिकली कही कि मैं एनडीए के साथ हूं, लेकिन उनके जो राज्यसभा और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के हैं, वो 99.9% चांस है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक और गलती कर दी कि वहां पे वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष को फोन कर दिया, ये सोच के कि तेलुगु देशम पार्टी तो हमारे पास है ही, और क्योंकि वाईएसआर कांग्रेस से खफा है और वो हमारे साथ आ जाएगी तो हमें एज मिल जाएगा। वाईएसआर कांग्रेस भी इस बात से कुपित हो गई कि उनके जो राइवल हैं सबसे बड़े चंद्रबाबू नायडू, क्योंकि वो एनडीए में है, तो उनकी भी संभावना है कि वो इंडिया गठबंधन में आ जाए। उड़ीसा के अंदर जो पटनायक साहब के वोट हैं राज्यसभा के, उनको भी बहुत कोशिश करने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने ये अभी तक क्लियर नहीं किया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, और इस बात की भी 99% चांस है कि वो इंडिया गठबंधन के रेड्डी साहब को अपना वोट दें। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में जनरल सेक्रेटरी पद पे राजीव प्रताप रूडी बहुत साल से बैठे हुए थे, उसमें बिना किसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने एक नया कलह का बीज बो दिया और वहां पे एक कैंडिडेट अमित शाह जी के क्लोज व्यक्ति को उतारकर उन्होंने राजीव प्रताप रूडी को एक प्रकार से बागी बना दिया, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के वोटों में डिवीजन हो गया, क्योंकि वहां भी ज्यादातर जो वोट होते हैं वो राजनीतिज्ञों के होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में डिवीजन हो गया, अपोजिशन पूरी तरह से राजीव प्रताप रूडी, जो भारतीय जनता पार्टी के ही लोकसभा सांसद हैं, उनके साथ खड़ा हो गया और उन्होंने जो अमित शाह जी का कैंडिडेट था उसको हरा दिया। तो बहुत सारी घटनाएं घटी। पहली ये घटना घटी कि बिहार के अंदर जो माहौल था वो ये चला गया कि जनता अब इंडिया गठबंधन के साथ। नंबर 2, जो रेड्डी साहब को खड़ा करके, और रेड्डी समूह आप जानते हैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अंदर उनका बहुत ज्यादा प्रभाव है और उनको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, और क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत अच्छे जजमेंट्स दिए हैं, तो ये वोटों का डिवीजन, भारतीय जनता पार्टी के अंदर डिवीजन। लेकिन एनडीए भी अपनी कोशिशें पूरी तरह से लागू कर रही है
और ये कोशिश कर रही है, जैसे अरविंद केजरीवाल बार बार स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमको तो जेल भेज देते हैं, कांग्रेस वालों को जेल नहीं भेजते हैं। तो ये संजय सिंह जबकि पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम इंडिया गठबंधन में नहीं हैं, लेकिन हम विपक्षी दल हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल का जो पूरा व्यवहार है वो थोड़ा संदिग्ध है, और वो पूरा का पूरा जोर आज की तारीख में गुजरात के इलेक्शन पे लगा रहे हैं, जहां पे वास्तविकता में जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बीच में है। और अगर वहां पे आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा मजबूती से चुनाव लड़ती है तो उससे जो भी 10, 15, 20% वोट वो काटेंगे वो कांग्रेस के वोट होंगे, और पिछली बात की तरह उसका भारतीय जनता पार्टी का फायदा उठा सकते हैं। तो इधर भी कुछ ऐसे लोग हैं, डार्क हॉर्सेस हैं, जिन्हें समझने की आवश्यकता है। एक दो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस के अंदर भी हैं जिनके क्रॉस वोटिंग की संभावना है, और हैदराबाद के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ देने के लिए हमेशा हिंदू मुसलमान करते हैं, जिससे पोलराइजेशन हो जाए और भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाए। तो ये 8-10 वोटों में संदिग्धता है जो इंडिया गठबंधन के साथ वोट जाने चाहिए, लेकिन ये हो सकता है कि एनडीए के साथ चले जाएं, क्योंकि वहां वोट पता नहीं चलेगा किसने किसको वोट दिया। लेकिन इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है चंद्रबाबू नायडू, पटनायक साहब, वाईएसआर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के करीब 70 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। और 9 तारीख को अगर, जिसकी संभावना काफी ज्यादा हो गई है, क्योंकि जिस प्रकार से रेड्डी साहब व्यक्तिगत रूप से भारतीय जनता पार्टी के रेबेल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिल रहे हैं, इस बात की बहुत ज्यादा संभावना बढ़ गई है कि देश की राजनीति 9 तारीख को एक नई करवट ले ले। और जो लोग भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से आए थे मजबूरी में ईडी और सीबीआई के मदद से, 9 तारीख को अगर उपराष्ट्रपति इंडिया गठबंधन का बन जाता है तो उसके बाद चंद्रबाबू नायडू भी सपोर्ट वापस कर लें और भारतीय जनता पार्टी के 70-80 सांसद भी अपना सपोर्ट वापस कर लें और मोदी जी की सरकार गिर जाए। क्योंकि जो बिहार की जनता ने दिखा दिया है, जिस प्रकार का सपोर्ट दिखा दिया है, उसके बाद अब ये सत्ता और विपक्ष दोनों के लोगों पे एक बहुत बड़ा प्रेशर है कि अगर बेईमानी नहीं हुई, क्योंकि अब सुन रहे हैं हरियाणा के भी एक्सपोजर्स होंगे, काशी की सीट के भी एक्सपोजर होंगे, महाराष्ट्र की सीट के भी एक्सपोजर होंगे अगले 10 दिन, और बिहार के इलेक्शन के पहले होंगे। तो जो मोमेंटम अभी केवल बिहार में बना था, मध्य प्रदेश में बनना शुरू हो गया है। जीतू पटवारी जहां जा रहे हैं, 50-50, 1-1 लाख लोगों की भीड़ पूरी उनके पीछे खड़ी हो गई है, और ये मैसेज दे रही है कि वोट चोर गद्दी छोड़। पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये मैसेज जा रहा है, और ये बात एक प्रकार का प्रेशर है सत्ता पक्ष के लोगों का कि अब आप चुनाव आयोग के सहयोग से चुनाव नहीं जीत पाएंगे। अगर जो अभी मूवमेंट चल रहा है वोट चोर गद्दी छोड़ का, अगर वो सफल हुआ, उसके बाद आपको जनता ही के पास जाना होगा। और जनता ने, बिहार की जनता ने, मध्य प्रदेश की जनता ने, और ये मूवमेंट पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो शुरू होने वाला है, ये इंडिकेट कर दिया है कि राजनीति अगर करनी है तो चुनाव आयोग के सहयोग पे आप ये राजनीति नहीं कर सकते, आपको जनता की बात माननी पड़ेगी। और इस प्रकार की विदेश नीति कि कभी अमेरिका में आप इस बार ट्रंप सरकार करें और किस बार कभी आप यहां चीन जाके शी जिनपिंग से गले मिलने के लिए उतारू हो जाएं, इस प्रकार की राजनीति नहीं चलनी है। और जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर जो ये एक्सपोर्टर्स थे उन पे मांग पड़ी है, मार पड़ी है पिछले 50% टैरिफ अमेरिका के लगाने से, पिछले जब से ये टैरिफ लगा है, और जिस प्रकार से अमेरिका का रुख है कि वो चीन पे भी हमसे कम टैरिफ लगा रहा है, केवल ब्राजील और भारत को सबसे बड़ी श्रेणी में रखा है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि 9 तारीख से शुरुआत होगी और उसके बाद फिर देश की राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, ऐसा मुझे लगता है। कोई ज्योतिषी गणना नहीं, केवल मानवीय संबंध और अंतर संबंधों के आधार पे। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।